हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे TGT HTET 2019 के पेपर का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, देखिए, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन है, चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे ताकि जो टॉपिक है पूरा जिसके बेस्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आगे उसके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है लिंग पहचान। लिंग पहचान में होता है कि बच्चे लिंग पहचानने लग जाते हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरे सामने अगर लड़की खड़ी है तो ये लड़की है। ऐसे बच्चे पहचान लेते हैं कि लड़की होगी तो ये लड़की है या ये लड़का है, या मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। वो खुद को पहचान सकते हैं, दूसरे को पहचान सकते हैं। ये होता है लिंग पहचान में। ठीक है, लिंग की पहचान करना लड़का लड़की की। नेक्स्ट है लिंग स्थिरता, जेंडर स्टेबिलिटी। इसमें होता है कि बच्चे सोचने लगते हैं कि लिंग यही रहेगा, मैं लड़का हूँ मैं लड़का ही रहूँगा, या लड़की सोचती हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की ही रहूँगी। ये होती स्थिरता में, वो स्थिर हो जाता है लिंग, वो ये सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट है लिंग संगता, कंसिस्टेंसी। इसमें होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए लिंग नहीं बदलेगा, लिंग यही रहेगा। एक लड़की चाहे लड़के के कपड़े पहन ले, वो सोचेगी कि कपड़े पहन लिए फिर भी मैं रहूँगी लड़की ही। ये सारी योग्यताएं इसके अंदर आती हैं जेंडर कंसिस्टेंसी के अंदर। ठीक है, तो ऊपर यही पूछा गया कि अगर कपड़े पहन ले, हेयर स्टाइल कर ले, लड़के भी आजकल बड़े बाल रखने लग गए, या लड़कियां जो है बॉय कट रखने लगी, तो ये कह रहा कि चाहे कपड़े पहन लो चाहे हेयर स्टाइल कर लो फिर भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। वो लड़का है तो लड़का ही रहेगा, लड़की है तो लड़की ही रहेगी। किस में जाता है ये? लिंग संगता में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? बाल्यकाल के बहुत सारे नाम हैं जिसका वीडियो भी अपलोड कर रखा मैंने। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं कि बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है बाल्यावस्था होती, तो करेक्ट है। स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज होती है, ये भी करेक्ट है। देखिए, गैंग एज भी बोलते हैं बाल्यावस्था को। गैंग में बच्चों के साथ खेलते हैं, ये अपने लड़का है लड़कों के साथ ग्रुप बना के खेलते हैं, लड़कियां जो हैं लड़कियों के साथ ग्रुप बना के खेलते हैं, तो गैंग एज भी बोला जाता है इनको। प्री गैंग एज से पहले का समय, ये तो है ही नहीं, तो गैंग एज में आता है, तो इससे पहले तो शेषावस्था है मतलब, तो ये इसको प्री गैंग एज के नाम से नहीं जाना जाता बाल्यावस्था को। तो नहीं का पूछा है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, अच्छे समायोजन की विशेषता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज, अच्छे समायोजन की क्या विशेषता हो सकती है? सबसे अच्छी विशेषता है सहनशीलता, कि कितनी सहनशीलता है बंदे के अंदर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार, आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास कम होगा तो समायोजन होगा ही नहीं। संवेगात्मक अस्थिरता, अगर इमोशंस स्थिर ही नहीं है, स्टेबिलिटी उनमें अनस्टेबिलिटी इमोशंस की, तो कहाँ से समायोजन होगा, एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। अनियमित दिनचर्या, इरेगुलर लाइफ हैबिट, इससे भी समायोजन हो गया। ये तीन ऑप्शन जो इसमें नेगेटिव ही सेंस दे रखी है, तो डायरेक्ट इसमें दिख ही रहा है कि सहनशीलता ही है अच्छे समायोजन की विशेषता। नेक्स्ट देखें, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को कहा जाता है। देखिए, नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखता है बच्चा। ठीक है, देखते हैं, रटकर सीखना ये तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में होता है कि बच्चा जो सीख रहा है उसका मीनिंग निकाल के सीखे, जो सामग्री पहले से अवेलेबल है उसका मीनिंग निकाल के मीनिंग के साथ सीखे, उसमें मीनिंगफुल लर्निंग होती है। बट इसमें तो कुछ नया विचार या नए नियम भी सीख रहा है, जान रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट, अभिग्रहण सीखना या फिर डिस्कवरी लर्निंग। देखिए, डिस्कवरी लर्निंग होती है, इसमें कुछ नया डिस्कवर करना होता है, कुछ सर्च करना होता है, और ऊपर साफ साफ लिख रखा है कि नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखता है। तो करेक्ट किस में आएगा? वो डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी में ही डिस्कवर किया जाता है नया कुछ, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फोर्थ रहेगा, डिस्कवरी लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? नहीं का पूछा है भी, कौन सा जो सामाजिक
प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक रूप से समस्त तौर तरीके के व्यवहार को सीखना, समाज के जो तौर तरीके हैं वो सीखना तो सामाजिकरण में आता है, तो करेक्ट है। तो सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को करना, ठीक है, सारे जो रूल हैं सोशल के रोल हैं वो भी करना, ये भी सामाजिकरण में आता है। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, ये भी आता है एटीट्यूड से। आत्म केंद्रित व्यवहार, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ये प्याजे ने दिया था, ये नहीं आता। ईगोसेंट्रिक आत्म केंद्रिक जो व्यवहार है, इसमें प्याजे ने बताया था कि बच्चा खुद में ही लीन रहता है, अपने विचार को ही सर्वोपरि मानता है, वो आंतरिक होता है, सोशल नहीं होता बच्चा, ठीक है। ईगोसेंट्रिक में अपने नज़रिए से ही दूसरों को, या अपने ये कहें कि दृष्टिकोण से ही वो संसार को देखता है, ये सब आता है आत्म केंद्रित व्यवहार में, जिसमें एज जो है इसमें मानी गई है 2 से 4 वर्ष तक प्याजे ने, ठीक है। ये सभी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 3 ऑप्शन ये नहीं आता, आंतरिक होते हैं बच्चे, ठीक है। तो नहीं का पूछा है तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है। देखिए किशोर अवस्था का नाम नहीं है पूछा है, मतलब 3 किशोर अवस्था के नाम मिलेंगे, एक मिलेगा नहीं, वो छांटना है। दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, उसमें अभी बाल्यावस्था का पूछा था, अब किशोर अवस्था का पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल होता ही है। बाल्यावस्था आती, फिर किशोरावस्था आती, फिर प्रौढ़ावस्था आती, तो बीच का ही काल होता ही, ठीक है। ये वैसे डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते भी हैं कि बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का काल किशोरावस्था होता है, तो ये किसने व्याख्या दी थी इसकी, ठीक है, ऐसे भी डाल देते हैं। समस्यात्मक अवस्था प्रॉब्लम एज होती है, जो किशोर अवस्था होते हैं, किशोर जो है प्रॉब्लम में घिरे होते हैं, अपने आप में बहुत सारी उनके सामने समस्याएं होती हैं, विचारों की समस्या होती है, तो इनको प्रॉब्लम एज भी बोला जाता है, ठीक है। संघर्ष तनाव विरोध की अवस्था, संघर्ष होता है, तनाव विरोध की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं अस्थिर होते हैं किशोर के अंदर, तो तनाव में रहता है। विरोध की अवस्था, विरोध करते रहते हैं जो इमोशंस जो हैं, तो इनको विरोध की अवस्था भी बोला गया। स्मार्ट एज, स्मार्ट एज किसको बोला गया है, बाल्यावस्था को। तो स्फूर्ति अवस्था इसका किशोर अवस्था का नाम नहीं है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन थी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल किशोर अवस्था है, ये किसने दिया था, जैरसील्ड है एक साइकोलॉजिस्ट, कई बार एग्जाम में डालते हैं कि किसने दिया था, 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो जैरसील्ड ने दी थी ये डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है, 4 दे रखे, इनमें से कह रहा है कौन है नहीं है। तो मोटिवेशन स्टेप है 5, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आती नीड, आवश्यकता किसी चीज़ की, फिर आता ड्राइव, चालक, फिर आती टेंशन, प्रोत्साहन, एंड लास्ट में आती है एम, ठीक है। 5 स्टेप होते हैं ये, किसके, मोटिवेशन स्टेप बोलते हैं। जिसको नीड, जैसे कि पानी की जरूरत है, तो यहाँ जो प्यास है वो चालक है, ड्राइव है। नेक्स्ट टेंशन, कि उस काम को पाने के लिए, करने के लिए टेंशन हो दिमाग में, फिर प्रोत्साहन मिले, फिर एम तक पहुंचे। तो आवश्यकता तो फर्स्ट स्टेप है, तो ये तो नोट का पूछा आती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्राइव, ये भी आती है, चालक। नेक्स्ट देखिए ये दे रखा है प्रोत्साहन, 4th स्टेप था, टेंशन के बाद प्रोत्साहन आता, ये भी आता है। रटन स्मृति, ये नहीं आता इसके अंदर, अभिप्रेरण का घटक नहीं है, तो नहीं का पूछा है, तो 2nd ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है। 3 रक्षा युक्ति दे रखी है और एक नहीं है, वो हमें सिलेक्ट करनी। देखिए फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, ये तो होती है रक्षा युक्ति। आइडेंटिटी मतलब खुद की आइडेंटिटी दूसरे में देखना, जैसे खुद कुछ कर रहा है वो ही दूसरे में, जैसे बच्चे नकल कर रहे हैं तो टीचर ये कहते हैं बेटे आप नकल कर रहे हो, तो कहेंगे सर और भी बच्चे तो नकल कर रहे हैं, और भी तो कर रहे हैं, वो खुद की आइडेंटिटी दूसरे में देख रहा है, तो ये रक्षा युक्ति होती है खुद की बचाव के लिए। रक्षा युक्तियाँ जो हैं ऐसी युक्तियाँ होती हैं जो ऐसी बात सोचना, ऐसे दिमाग में विचार लाना कि रक्षा करे, रक्षा जैसे कि वो नकल कर रहा था तो और भी बच्चे करें, ये कह के वो खुद को संतुष्ट करे, खुद का बचाव करे। नेक्स्ट देखिए क्षतिपूर्ति है, इसमें भी क्षतिपूर्ति किया जाता है, रक्षा युक्ति ही है एक। जैसे कि कोई छोटी लड़की है, हाइट जिसकी छोटी है, वो ऊंचे सैंडल पहन के चलती है तो अपने आप को संतुष्ट करती है कि मैं भी लंबी लगूं, क्षतिपूर्ति करती। या फिर ये कहें कि कोई
बच्चा है पढ़ाई में कमज़ोर है, ठीक है, तो वो खेल में आगे निकल के जो कमज़ोर था पढ़ाई का फील्ड उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है, ठीक है, तो ये भी रक्षा युक्ति ही है। नेक्स्ट देखिए रेशनलाइजेशन, ये भी रक्षा युक्ति है इसमें, जैसे कि कोई चीज़ की चाहत हो वो ना मिलना, जैसे वो अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने बोला था नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये कह के खुद को संतुष्ट किया था। या फिर परिश्रम के बाद नींबू मिल गए तो ये कहना कि नींबू मीठे हैं, जो मिल गया उसको उसमें संतुष्ट होना, ठीक है, ये भी रक्षा युक्ति रेशनलाइजेशन। एसोसिएशन नहीं है, ये कोई रक्षा युक्ति नहीं है, तो नहीं का पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया है, बुद्धि परीक्षण दिया है, तो इसने बताया था कि स्पीरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है और थायरनडाइक का जो बहुकारक सिद्धांत है उसके मध्यवर्ती इसने सिद्धांत दिया था। इसने कहा था कि बुद्धि ना तो सामान्य होती है और ना ही विशिष्ट होती, बल्कि कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती बुद्धि के अंदर, ये बात बोली थी थ्रस्टन ने। जो निश्चित मानसिक क्रियाएं हैं उनको इसने नाम बोला था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, मतलब प्राथमिक मानसिक अक्षमताएं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसी का किया गया था कि प्राथमिक मानसिक अक्षमताएं होती हैं, ना तो बुद्धि कोई सामान्य है ना विशिष्ट प्रकार है, बल्कि उसके अंदर कुछ निश्चित मानसिक क्रियाएं होती हैं जिनको थ्रस्टन ने बोला था प्राथमिक मानसिक अक्षमताएं, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और ये भी एक सीरीज दी थी अनवीएस PMRW थ्रस्टन ने, न्यूमेरिकल वर्बल स्थान से संबंधित, ठीक है, रीड राइट, ऐसे सीरीज दी थी, इसको भी ध्यान रखना, क्या पता एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। बाल अपराध का कारण नहीं है, किससे बाल अपराध नहीं होगा ये पूछ रहा है। देखिए शारीरिक दोष, बच्चे के अंदर ऐसा बताया गया कि शारीरिक दोष हो तो बाल अपराध का शिकार हो सकता है, तो ये तो एक कारण हो सकता है। गरीबी हो, जो बच्चे गरीब हैं वो भी बाल अपराध की तरफ जा सकते हैं। असफलता, किसी चीज़ में बच्चे असफल हो गए तो भी वो बाल अपराध का शिकार हो सकते हैं। तो नहीं का कारण पूछा उचित घरेलू वातावरण, अगर बच्चे को उचित घरेलू वातावरण दिया जाए तो क्यों बाल अपराध की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं का पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कोहलबर्ग पे पूछ रखा है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? देखिए कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशियल लेवल, कन्वेंशियल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशियल लेवल। फर्स्ट में होता है कि जो बच्चा है वो नैतिक व्यवहार इसलिए करता है या तो वो लोभ लालच के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, या वो दंड से बचने के लिए, ठीक है। सेकंड जो स्टेज थी उसमें बताया था 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट किए थे, नेक्स्ट के भी 2, अगली के भी 2। इसमें बताया था कि या तो लड़का लड़की इसलिए नैतिक व्यवहार करते हैं कि वो अच्छा दिखने के लिए, गुड गर्ल या गुड बॉय के लिए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर भी इसी के अंदर आता है, कुछ मानदंड वो मानती हैं। दोनों अवस्थाएं आंतरिक होती, बाह्य होती हैं, बाहर का वो होता है, इसके अंदर कंट्रोल होता है दोनों अवस्थाओं में। यहाँ जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल आंतरिक होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में कि आंतरिक नैतिकता कहाँ होती है, तो इसके अंदर आंतरिक होती है। फर्स्ट 2 में बाह्य होती है, बाहर का कंट्रोल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पूछा लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आता है एक तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की एंड लॉ ऑफ ऑर्डर इसमें आता है। पुरस्कार पाना दंड पाना फर्स्ट में आता है। अब यहाँ देखो नियम कानून सेकंड में आता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, इसके अंदर थर्ड जो ये बता रही हूँ मैं पोस्ट कन्वेंशियल, इसमें सार्वभौमिक नैतिक विकास हो जाता है व्यक्ति का, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है थर्ड स्टेज में, ठीक है। वो अपने आप से सोच के उसका आंतरिक जो रूल होते हैं उसके अनुसार ही वो नैतिक विकास करता है, ठीक है। बाहर का कोई लोभ लालच नहीं होता थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अक्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? देखिए ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी है कौन सा क्षेत्र इनमें से सह विद्यालय मतलब विद्यालय के साथ या सह शैक्षिक शिक्षा के साथ पक्ष में नहीं गिना जा सकता। एक बार ये 2 टाइप से बन जाता है क्वेश्चन। देखिए
विद्यालय या शैक्षिक के अंतर्गत तो आते हैं 5 सब्जेक्ट, जैसे 2 लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट मैथ साइंस एसएसटी या कैरिकुलम सब्जेक्ट सारे, वो तो आते हैं विद्यालय या शैक्षिक। अब सह विद्यालय या सह शैक्षिक मतलब विद्यालय के साथ, उसके अंतर्गत आते हैं जैसे सोशल स्किल मतलब, और लाइफ स्किल, एटीट्यूड, ठीक है, वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल, ये सभी किसके आते, किसके अंतर्गत, सह विद्यालय के अंतर्गत। मतलब विद्यालय के साथ साथ बच्चा, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, उससे अच्छे समझ आएगा कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है, तो सोशल स्किल भी डेवलप हो रही है उसकी, ठीक है। सह विद्यालय, विद्यालय के साथ साथ विद्यालय में तो सीख ही रहा है, सह विद्यालय कोई एक्टिविटी कर रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, तो सामाजिक स्किल भी डेवलप होगी, एटीट्यूड भी, वैल्यू भी, वो खेल रहा है तो क्रिएटिव स्किल भी उसकी डेवलप होगी। तो ये पूछ रहा है सह विद्यालय के अंतर्गत नहीं आते, वो पूछ रहा है कौन कौन से नहीं आते। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल आती है, एटीट्यूड वैल्यूज आते हैं, क्रिएटिव स्किल भी आती है। पाठ्यचर्या विषय, ये किसके अंतर्गत आता है, विद्यालय के अंतर्गत। सह साथ में तो नहीं आता, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं का पूछा है, तो फोर्थ करेक्ट है इसमें। एक बार दोबारा देख लें, सह विद्यालय या सह शैक्षिक के अंतर्गत सोशल स्किल, लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल, ये आते हैं, ठीक है। नहीं का पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलेटिक्स, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है। देखिए डांस की बता रहा है, एक तो एथलेटिक्स में, और ये फर्स्ट ही करेक्ट है। देखिए शारीरिक गति की बुद्धि, अब डांस कर रहे हैं तो शरीर गति कर रहा है, एथलेटिक को खेल रहे हैं तो शरीर की गति बुद्धि है ये भी। अगर यहाँ डांस की जगह अगर सिंगिंग आ जाता, सॉन्ग गा रहा है कोई, ऐसे आ जाता तो संगीत बुद्धि में चला जाता। अब संगीत बुद्धि इसलिए कट गया क्यों डांस कर रहा है ना, क्यों गाना गा रहा है, ठीक है। डांस कर रहा है मतलब बॉडी पार्ट हिल रहे हैं, बॉडी का यूज कर रहा है, तो शारीरिक गति की बुद्धि है ये, ठीक है। ये स्थान से संबंधित होती है, यहाँ स्थान का भी कहीं जिक्र नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन है लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस, ना मैथ से रिलेटेड कोई लॉजिक का दिखा रहा है कि कुछ लॉजिक लग रहा है, मैथमेटिकल है कुछ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बता रहा है कि डांस कर रहा है, एथलेटिक्स या सर्जन किस टाइप की बुद्धि, वो किस में जाती है, शरीर गति की बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है, ये तो डायरेक्ट ही है, हिलगार्ड हैं जिन्होंने NDI अभिप्रेरणा का सूत्र दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। मंगोलिज्म होते हैं जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, उनको बोला गया मंगोलिज्म। अब इनका IQ लेवल पूछ रखा है, बहुत गहराई से क्वेश्चन उठा रखा है कि इन बच्चों में क्या IQ लेवल होता है, ये भी फिक्स है, 36 to 51 IQ लेवल होता है जो बच्चे मंगोलिज्म होते हैं, जो मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पहुँच गए। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे भांत, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता। मांसाहारी पशु, देखिए सभी मांसाहारी हैं, उन्होंने पहले बच्चे ने सीखा कुत्ता है, ये शेर है, तेंदुआ है, फिर वो खुद से एक नया वर्ड सीख गया, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही जैसे कम ही कंसेप्ट मिला है, इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे इनके ऑप्शन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, महाकोटि सीखना, ठीक है। कि किसी बहुत सारी चीज़ों को देख के एक निष्कर्ष निकालना महाकोटि सीखना के अंदर जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट की डायरेक्ट विधि पूछी है। देखिए जो 3 दे रखे हैं ऑप्शन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन करना, ये तीनों ही रक्षा युक्तियाँ हैं, ठीक है। अगर डिटेल से और रक्षा युक्तियाँ करनी हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है, देख सकते हैं। बट ये बता रही हूँ कि व्यक्तित्व समायोजन एडजस्टमेंट में ये तीनों रक्षा युक्तियाँ दे रखी, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि तीनों रक्षा युक्तियाँ हैं। बाधा निराकरण मतलब रिमूव कर देना बाधा को, तो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है अच्छे से एडजस्ट कर सकता है उसके अंदर, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 3 रक्षा युक्तियाँ दे रखी हैं, जिसमें सब्लिमेशन में होता है कि जैसे कोई बच्चा है
सब्लिमेशन वैसे तो साइंस में भी होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस स्टेट में जाना सब्लिमेशन होता है, कहलाता है। तो सब्लिमेशन में होता है कि कोई छोटा बच्चा है वो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो आगे चल के उसको मुक्केबाजी में या ऐसे खेल में कुश्ती में ले जाना, ठीक है, सब्लिमेशन करना। प्रोजेक्शन में होता है खुद का प्रोजेक्शन दूसरे में देखना, ठीक है, इसका उदाहरण तो पहले भी दे चुके भी। प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना, जैसे कि छोटे बच्चे को घर ले आए तो बड़ा बच्चा वैसे हरकत करने लग जाता है क्योंकि वो भी कभी छोटा था, तो प्रतिगमन पीछे की ओर लौटना है। तीनों ही रक्षा युक्तियां दे रखी, तो डायरेक्ट पढ़ा था कि रिमूव कर देना बाधा को ताकि व्यक्तित्व का समायोजन अच्छे से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। देखिए प्याजे का कंसेप्ट है, प्याजे ने कंसेप्ट दिया था एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इनइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एसिमुलेशन के अंदर होता है कि पुराने जो नया कंसेप्ट है उसको पुराने के साथ जोड़ना, या ये कहें कि नए ज्ञान को पुराने के साथ जोड़ना एसिमुलेशन होता है। कुछ नया निर्णय ले लेना एकोमोडेशन होता है। इक्विलिब्रियम होता है संतुलन बनाए रखना, मतलब किसी चीज़ के प्रति संतुलन होना, समझ होना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना, मतलब जो नया ज्ञान था उसको पुराने के साथ जोड़ना, ये किस में जाता है, एसिमुलेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये बताता यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि नया निर्णय ले लेना ऐसी सूचनाओं के आधार पे, तो किस में जाता, एकोमोडेशन में, ठीक है। ये सिर्फ जोड़ रहा है तो एसिमुलेशन में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो डायरेक्ट ही है, प्रसिद्ध भी है, वुंठ ने की थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की संस्थापना वुंठ द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, जरूरी थोड़ी है, उससे कैसे डेवलप होंगे इमोशंस। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, बिल्कुल करे, क्योंकि यहाँ प्रेम है, स्नेह है, गुस्सा है, ये सभी क्या है, इमोशंस हैं। तो प्रेम या स्नेह है उसके प्रति विकसित करेगा तो बच्चे में भी या शिष्य में भी विकसित हो जाएंगे। यही पूछा कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, ठीक है, उससे उसमें इमोशन डेवलप होंगे। नेक्स्ट ऐसे ही दे रखें, देखिए, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस का तत्व नहीं, ये बोला गया है, इसमें पूछ रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उद्यमी सामर्थ्यता, यही नहीं होता, क्योंकि एक बार और देख लेते हैं, आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा से मतलब जो इमोशनल बुद्धि है वो तो होगी, मतलब इमोशंस तो होंगे ही आत्म अभिप्रेरणा में। या परानुभूति या सहानुभूति, इसमें भी इमोशंस यूज होते हैं, इमोशंस होते हैं। संबंधों को संचालित करना, संबंध एक दूसरे के साथ तभी संचालित होंगे जब वहाँ इमोशंस होंगे। कुछ नहीं का पूछा कि किसमें संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, इसमें भी होता है, इसमें भी, फर्स्ट में नहीं होता, ठीक है। कहाँ इमोशंस यूज नहीं हो रहे, ऐसी बात कर रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। देखिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, ऐसे पूछा है। 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक तो जैसे व्यक्तित्व पे ही 2 टाइप बनते हैं, व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तित्व अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक जिसमें शब्द यूज किए जाते हैं, अशाब्दिक मीन्स मौन रह के चित्र दिखा के ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, मीन्स शब्द ना यूज करें, ठीक है। एक टाइप ऐसे बनते हैं। सेकंड बनते हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। 4 टाइप बन गए। तो एक बार इसका नहीं का पूछा, एक बार शॉर्ट मेरे पास नोट्स हैं, एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण के अंदर आते हैं, सिर्फ जैसे एग्जाम में है ना डायरेक्ट नेम ही उठाते हैं, इसकी डिटेल से नहीं पूछते, अभी तक तो पूछा नहीं गया और शायद नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंट है, भी कौन सा किसके अंतर्गत आता है ये ही उठाते हैं कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट देखिए, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, एक व्यक्ति का शब्दों के द्वारा परीक्षण करना। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है एक, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, वेस्लर है, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण है। व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण की बात करें
चित्रांकन परीक्षण, चित्र दिखा के चित्र पूर्ति करना, वस्तु संयोजन, अंक प्रतीत, आकार फलक परीक्षण, भाटिया मेरिल। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी जर्नल वर्गीकरण परीक्षण, टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक शब्दों का यूज किया है। यहाँ देखिए लास्ट है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर क्या कहते हैं, शिकागो, पिगन, कैटिल का, डॉक्टर गुड एनफ मनुष्य, रेविन का आर्मी बिट्टा परीक्षण। देखिए आर्मी अल्फा भी पीछे था शाब्दिक में, आर्मी बिट्टा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक में आता है, पिटनर। ठीक है, यही आते हैं। एक बार इसमें देखते हैं। अब सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, ये जो ये हैं इसके अंतर्गत आते हैं 3, तो एक इसके अंतर्गत नहीं आता, वो हमें चूज करना। देखिए आर्मी बिट्टा परीक्षण, आर्मी बिट्टा परीक्षण ये रहा, किसमें आता है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। यही पूछा है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है तो ये तो है। शिकागो परीक्षण फर्स्ट पे ही लिख रखा था मैंने। रिवेंस प्रोग्रेसिव, देखिए ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो मैं दिखा चुकी कि ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। नहीं का पूछा, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं होता। किसके अंतर्गत आता है आर्मी अल्फा परीक्षण, देखिए सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत चला जाता है। तो नहीं का है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर इस टॉपिक पे वीडियो डालना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैंने शॉर्ट नोट्स दिखा दिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है विद्यार्थी के व्यक्तित्व में समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन है। ये बात कर रहा है किसकी, ऑल राउंड डेवलपमेंट की। ऑल राउंड डेवलपमेंट ये कह रहा है किस मूल्यांकन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कक्षा में कॉन्टिन्यूस ही मूल्यांकन करना, जैसे कि टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज रखना, टेस्ट लेना, फिर हाफ ईयरली एग्जाम लेना, कॉन्टिन्यूसली उसका मूल्यांकन करना बच्चे का। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आता है कि जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट, कक्षा का भी होना, बाहर बच्चा ग्राउंड में खेल रहा वहाँ भी मूल्यांकन होना, या फिर बच्चा प्रेयर में खड़ा है वहाँ भी मूल्यांकन होना, सभी मूल्यांकन। अब ये पूछ रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना, इन दोनों में से किस में होता है, या उपरोक्त दोनों में होता है, तो किस में होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। टेलर ने सृजनात्मक सिद्धांत के स्तर बताए थे 5, जो कि सीरीज से हैं, तो फोर्थ नंबर का पूछ रहा है। देखिए एक बार बता देती हूँ मैं, जो एक्सप्रेसिव है ये फर्स्ट, भावबोधक ये फर्स्ट नंबर पे रखा था टेलर ने। प्रोडक्टिव है जो कि उत्पादक सृजनात्मक सेकंड नंबर आता है। थर्ड है इन्वेंटिव, इन्वेंटिव ये आविष्कारी, ये थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे ये रखा है, सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ नंबर पे अभिनव, ये फोर्थ पे रखा है। एक फिफ्थ और रह गया अमरजेटिक, आपतित सृजनात्मक। 5 सीरीज बताई थी इसने, 5 बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे क्या था, आपतिक सृजनात्मक। ये बात करें चौथा स्तर कौन सा है, तो चौथा कौन सा है, अभिनव सृजनात्मक। टेलर ने सृजनात्मक स्तर सिद्धांत के 5 स्तर बताए थे, जिसमें फोर्थ नंबर का पूछ रखा है, फोर्थ पे ये आता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे आता है आपतिक सृजनात्मक। नेक्स्ट देखिए उत्तर बाल्यावस्था का काल है। पूर्व बाल्यावस्था थी 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था थी 6 से 12। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था की पूछी 6 से 12 वर्ष तक होती है। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रही है, लगभग 18 महीने से 2 साल तक बच्चे के बीच में डेवलप हो जाती है कि मस्तिष्क से ओझल हो जाने पे भी वहीं रहना। बट 18 महीने से जो ऊपर तक की है, 0 से 18 महीने, वहाँ बच्चे की आंख के सामने से कोई चीज़ हटा ली जाती है तो बच्चा ऐसे ही सोचता है कि चीज़ तो वहाँ से चली गई, मतलब गायब हो गई। यही बात करें कि मस्तिष्क से हटा देने के बाद अपने बच्चे की दृष्टि से ओझल हो जाने पे, उसकी आंखों के सामने से हटा दी जाए तो उसके दिमाग से भी ओझल हो जाती, चली जाती कि शायद गायब हो गई, बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सी अवस्था में ऐसे सोचते हैं। ये प्याजे ने दे रखे 4 स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज की अवस्था ये 0 से 18 महीने तक होती है, तो फर्स्ट संवेदी गामक अवस्था के अंदर आती है।
0 से 2 वर्ष की होती है, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। कई बार एग्जाम में जो है एज भी पूछते हैं, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज दी हैं, जिसकी एज भी याद रखनी जरूरी है। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है, ये पूछ रहा है कि किसने दिया है ये सिद्धांत। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा का है, ठीक है, वो भी आ सकता है। तो संस्कृत दिया है वाइगोत्स्की ने, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, बंडूरा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन और रह गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। मूर्त जो कि 3rd स्टेज है, फर्स्ट स्टेज 0 से 2 होती, 2 से 7, 7 से 11 तक होती है, ठीक है। तो इसकी अवस्था कौन सी, इसका जो है एक विशेषता को दर्शाता है वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट की बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस में, फर्स्ट पॉइंट में जो कि फर्स्ट जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसकी विशेषता दे रखी है। सेकंड देखिए, बालक में संरक्षण के सिद्धांत तार्किक विचारों का, ये 4th स्टेज की है। जो तार्किक विचार होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, 4th स्टेज में बताया था पियाजे ने, तो 3rd की ये भी नहीं है। तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने की सक्षम होना, ये भी 4th स्टेज की विशेषता है। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, ये 3rd स्टेज की थी। 3rd स्टेज में जैसे कि सामने जो चीज़ रखी हो वहाँ दिमाग लगा लेते हैं ये बच्चे 7 से 11, तो यहाँ क्या कर रहा है, सांकेतिक रूप से दर्शाने लगते हैं। तो 3rd स्टेज की जो विशेषता है, ये 3rd ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, ठीक है। ब्रान-फैन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक की किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण हैं। देखिए, जो ब्रान-फैन-ब्रेनर था उसने चारों सिस्टम बताए थे, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मेसो, एक्सो। सबसे फर्स्ट माइक्रो आता है, इसके अंतर्गत आता है कि बच्चा डायरेक्ट अंतःक्रिया करता है इनके साथ, जैसे विद्यालय है, आस पड़ोस है, ठीक है, साथी सहयोगी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो ये लास्ट स्टेज है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, 4th नंबर पे आती है मैक्रो सिस्टम। इसके अंतर्गत आते हैं मूल्य, रीति रिवाज, ठीक है, कानून। तो यहाँ बात कर रहा है रीति रिवाज, नियम, कानून, तो किसके अंतर्गत आते हैं, ये इसी के अंतर्गत। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। इसमें मैसो में आते हैं रिलेशन आपस में, कि एक बच्चे के माता पिता के टीचर से कैसे रिलेशन है, या बच्चे के फ्रेंड से कैसे रिलेशन, तो यहाँ रिलेशन का जिक्र होता है। एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आता है कि बच्चा प्रेजेंट ना भी हो फिर भी इफेक्ट डाले परिस्थिति उस पर, जैसे कि माँ बाप का ट्रांसफर हो जाना बच्चे पे प्रभाव पड़ता है ना, तो यहाँ बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करता फिर भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता परिस्थिति का, ठीक है। ये 4th थी, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ऐसे सीरीज है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है, किसमें हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे कह सकते हैं। नहीं का पूछा भी, नहीं लगाते दिमाग। फर्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष बोध लगाते हैं इसमें, तो थिंकिंग, चिंतन करेंगे, दिमाग से ही करेंगे। संप्रत्य निर्धारण, कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट कहाँ आते हैं, दिमाग में आते हैं। चलना, ये किसका, फिजिकली है, फिजिकली वर्क है, तो नहीं का पूछा है, तो 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। साइकोलॉजी का पोर्शन खत्म होता है यहाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।